Hello guys, how are you? All of you are cordially welcomed on our YouTube channel English with ज्ञानचंद शर्मा। और इस सेशन में हम फिर से कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है उसका जो बेसिक बचा हुआ है सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप एक नोट डाल लेंगे। जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशंस होते हैं, जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशंस होते हैं के साथ यदि प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो, प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो हम मेन क्लॉज में शैल विल का प्रयोग करते हैं। और यदि मेन क्लॉज में शैल विल दिया हुआ है, यदि मेन क्लॉज में शैल विल दिया हुआ है, तो हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। कैसा भी कंडीशनल का अब तक का कोई भी एग्जाम्पल हो, किसी भी एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन, चाहे इफ हो, अनलेस हो, इन केस हो, इनके साथ यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो मेन क्लॉज में हमें मेनली शैल विल का यूज करना है। मैं आगे चल के बताऊंगा, हम कैन मे का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन चीफली हमें शैल विल का ही यूज करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में शैल विल का ही प्रयोग पूछा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, मैंने कहा कि द कोर्ट विल पनिश हिम। पनिश हिम, न्यायालय उसे दंडित करेगा। द कोर्ट विल पनिश हिम इफ he found guilty of this murder। यहां ध्यान देंगे। अब आप देखो, मैंने क्या कहा कि द कोर्ट विल पनिश हिम, न्यायालय उसे दंडित करेगा। इफ ही फाउंड गिल्टी ऑफ दिस मर्डर, यदि वह इस हत्या का दोषी पाया जाता। देखिए, मैंने पहला ऑप्शन लिखा विल बी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा वॉज, सी पर लिखा मैंने वुड बी, और डी ऑप्शन के रूप में मैंने लिखा इज। मैंने कहा आपको मेरी एक बात याद रखनी है कि यदि मेन क्लॉज में क्या दिया हुआ है, शैल विल, देखिए, तो जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होंगे, इफ क्या है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। पैसिव वॉइस का वाक्य, इफ ही इज फाउंड, यदि उसे पाया जाता है, गिल्टी, दोषी। मैंने आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन में पढ़ाया था कि गिल्टी के बाद हम ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं।
और फाइंड गिल्टी ऑफ, दोषी पाना, फाइंड गिल्टी ऑफ। अब चूंकि ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। इफ ही इज फाउंड, यदि उसे पाया जाता है, गिल्टी मीन्स दोषी, ऑफ दिस मर्डर, इस हत्या का दोषी पाया जाता है। तो मैंने कहा यदि मेन क्लॉज में क्या दिया हुआ है, सेल विल, तो आपको एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। और देखेंगे आप, इफ ही plethora of memories या memories with you, मैंने लिखा कि इफ ही plethora of memories with you, यदि वह तुम्हारे साथ बहुत सारी या ढेर सारी यादें रखता है, he will never breach trust of you। देखिए ए ऑप्शन, मैंने कहा कि इफ ही प्लेथेरा ऑफ मेमोरीज विद यू, यदि वह तुम्हारे साथ ढेर सारी यादें रखता है, यानी उसकी बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है, तो निश्चित है कि वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा। ही विल नेवर ब्रीच ट्रस्ट ऑफ यू। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दिया विल हैव, मैंने यहां पर लिख दिया हैड, यहां पर मैंने लिख दिया वुड हैव, और डी पर लिख दिया मैंने हैज। तो देखिए यहां पर मेन क्लॉज में क्या दिया हुआ है, विल। तो इफ क्या है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, तो हम इफ के साथ किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट का। तो आपको पता है इफ क्लॉज के साथ फ्यूचर का टेंस नहीं, फ्यूचर टेंस या मॉडल एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं होता। ये पास्ट है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, लेकिन आपको पता है जब तक सेल विल दिया हुआ है तो इस कंडीशन में हम इफ के साथ प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। तो हेड किस में आता है, पास्ट में। ये वुड आ रहा है तो आप अच्छे से जानते हो कि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं उनके साथ मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स का यूज नहीं होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैज। क्योंकि ही सीट के साथ हम हैव का यूज नहीं करते, मेन वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बेसिक में पढ़ाऊंगा टेंस के अंदर। तो मैंने कहा इफ ही हैज, यदि वह तुम्हारे साथ बहुत सारी यादें रखता है तो वह कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। तो एक वर्ड है, नोट भी कर सकते हैं आप, प्लेथेरा। प्लेथेरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अबंडेंस, अबंडेंट। प्लेंटी, इनफ, बहुत सारे वर्ड होते हैं, एम्पिल, सफिशिएंट, पर्याप्त, एडिक्वेट। ठीक है, ये हम सिनोनिम्स में पढ़ेंगे। प्लेथोरा, प्लेथेरा का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, अबंडेंट, प्लेंटी, इनफ, एम्पिल, सफिशिएंट, एडिक्वेट। आगे देखते हैं, मैंने कहा कि इफ ही विल हैव
a lot of money. If he will have a lot of money, he will buy this costly car. यदि उसके पास बहुत सारा धन है तो वह इस महंगी कार को खरीद लेगा। देखिए ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन में पहला है हैड, बी पर वुड हैव, सी पर हैव और डी पर हैज और ई पर नो इम्प्रूवमेंट। हमें किसी भी, समझिए यहां पर विल हैव को अंडरलाइंड कर दिया गया है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में दे रखा है विल बाय। क्या दे रखा है? विल बाय। अब विल बाय दिया हुआ है तो मेन क्लॉज में यदि सेल विल दिया हुआ है तो जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं उनके साथ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल। अब ये इफ क्या है यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि इफ क्लॉज के साथ, यानी जिस क्लॉज के साथ आप इफ का यूज करोगे, अनलेस का यूज करोगे, यानी एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यूज करेंगे, वो या तो प्रेजेंट में होना चाहिए या वो पास्ट में। कभी भी इफ क्लॉज, इफ के साथ जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशंस होते हैं के साथ आपको मॉडल एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं करना है। तो ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं दे सकता। अगर अंडरलाइंड सही है जब तो मुझे कहना है कि नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर विल हैव नहीं आएगा। और यहाँ पर हम वुड हैव भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वुड भी क्या है? मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अब यहाँ पर हैड है तो आपको पता है हैड किस में आता है? पास्ट में। अब हैव प्रेजेंट में भी आता है और हैज भी प्रेजेंट में आता है, लेकिन ही सीट के साथ हम हैव का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? हैज का। तो आप आज तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको ध्यान में। चलो अब एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी है। सपोजिंग if he fails, supposing if he fails, what he will do? कल्पना करो यदि वह फेल हो जाता है तो वह क्या करेगा? ठीक है, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ कंसिस्टिंग एट लीस्ट 4 पार्ट्स। यू आर टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ एरर इन द गिवन पार्ट्स A, B, C, D subsequently, and if you find no cause of error then you are to answer D। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट व्यू में ही, पहली मुलाकात में ही एरर हो जाती है, क्योंकि सपोजिंग और इफ दोनों ही कंडीशनल वर्ड्स हैं और एक साथ इंग्लिश में 2 कंडीशनल वर्ड्स का यूज नहीं होता है। अतः हम यहाँ या तो सपोजिंग का यूज करेंगे या हम किसका प्रयोग करेंगे? इफ का। तो नोट में लिख लें, सपोजिंग तथा इफ दोनों ही एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, और इंग्लिश में एक साथ 2 एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन का प्रयोग नहीं होता है। एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन का प्रयोग नहीं होता है।
नहीं होता है। अतः हमें यहाँ पर सपोजिंग तथा इफ में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, या तो हमें यहाँ सपोजिंग का यूज करना है या यहाँ पर हमको इफ का यूज करना है। और देखें आप, नोट में लिखेंगे। देखिए वैसे तो कंडीशनल में आपको सेल विल ही मिलेगा, लेकिन अगर सेल विल नहीं मिले तो हम कैन मे का यूज भी कर सकते हैं। यदि एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, टेंस दिया हुआ है, तो हम मेन क्लॉज में सेल विल कैन मे का प्रयोग करते हैं। परंतु विशेष रूप से स्पेशली सेल तथा विल का प्रयोग करते हैं। स्पेशली हम किसका यूज करेंगे? सेल ऑब्लिक विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी और हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार कंडीशनल की मैं तीनों पैटर्न बता देता हूँ, फिर विशेष बातें हैं इनके बारे में तो ये जान गए होंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि इफ देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, संभावना बताई गई है कि यदि आकाश में बादल हैं। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम। तो यहाँ आर क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, क्योंकि इज आर एम क्या किसका काम कर रही है? यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम। इफ देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यदि आकाश में बादल हैं तो इट मे रेन, तो बारिश हो सकती है। तो हम मे का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे मेनली कंडीशनल में सेल विल का ही प्रयोग पूछा जाता है। ठीक है, अब आप आ जाएंगे पैटर्न सेकंड पर। फर्स्ट पैटर्न में आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन है उनके साथ यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो मेन क्लॉज में सेल विल लिखेंगे, और यदि मेन क्लॉज में सेल विल है तो हम इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, चाहे वो इफ हो, अनलेस हो, ऑन कंडीशन दैट हो, सभी के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब पैटर्न सेकंड में आ जाते हैं हम। सेकंड पैटर्न है हमारी इफ। इफ के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस, या पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है? डिड नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप शुड, वुड, कुड, मेनली तो वुड का प्रयोग होता है, शुड वुड का, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है तो आप कुड माइट भी यूज कर सकते हैं। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बाद की बात है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब मैं एक तो ये सेंटेंस लिखता हूं, इफ
मैंने लिखा इफ ही वर्क्स हार्ड, पास। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा इफ ही वर्कड हार्ड, पास। देखिए यहां इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो निश्चित हम सेल विल का यूज करेंगे, तो आई वी के साथ तो हम सेल यूज कर देते हैं, अन्य के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो मैंने क्या लिख दिया, विल पास। अब यहाँ इफ क्लॉज के साथ मेन वर्ब की क्या दी हुई है, सेकंड फॉर्म, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वुड का। और मॉडल सभी के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो वुड पास आएगा। अच्छा, अभी मैं आपको आगे चल के क्लासीफाई करूँगा कि यदि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो इस तरह की कंडीशंस ओपन या फैक्चुअल या प्रोबेबल कंडीशंस कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो शर्त है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि मैंने कहा कि यदि वह आगरा जाता है तो ताजमहल का भ्रमण करेगा, यदि वह कठिन मेहनत करता है तो वह अपने प्रियतनों में सफल हो जाएगा, यानी अभी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये ओपन कंडीशंस होती हैं, अभी रास्ता खुला हुआ है, फैक्चुअल कंडीशन है। लेकिन इफ के साथ यदि आपने सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया तो इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, इम्प्रोबेबल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, यानी ये शर्त कभी भी पूरी नहीं होती है। यानी मैं जब ये वाक्य को यूज करूंगा इफ के साथ सेकंड फॉर्म, जब काम हो चुका है, यानी मैं फेल होने के बाद कह रहा हूं कि यदि मैं कठिन मेहनत करता तो परीक्षा में पास हो जाता। तो एक नोट डाल ले, जब हम इफ के साथ पास्ट सिंपल अर्थात मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इस स्थिति में इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, कंडीशन को प्रकट किया जाता है, किया जाता है। अर्थात उस कंडीशन को प्रकट किया जाता है उस कंडीशन को प्रकट किया जाता है जिसे फुलफिल, पूरा नहीं किया जा सकता है, केवल आप कल्पना कर सकते हैं, पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यदि आप इफ के साथ सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप इस कंडीशन को कभी फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद आप कह रहे हो कि यदि मैं कार को कम स्पीड पर चलाता, इफ आई ड्रॉप द कार एट स्लो स्पीड, आई वुड अवर्ट या आई माइट अवर्ट द एक्सीडेंट। तो देखें यहां पे मैंने कहा कि इफ ड्राइव हर कार एट स्लो स्पीड, यदि वह अपनी कार को धीमी गति पर चलाती तो शी वुड अवर्ट एक्सीडेंट, तो वह दुर्घटना से बच जाती। अब यहां ध्यान देंगे आप, मैंने लिख दिया ड्राइव्स, तो
आपको पता है कि यहाँ पे ड्राइव का यूज नहीं हो सकता। ड्राइव्स का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर को वुड दिया हुआ है, इधर को वुड दिया हुआ है, तो हम इफ के साथ किसका यूज करेंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ठीक है, और आपने कहा विल ड्राइव, तो ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इफ के साथ हम फ्यूचर टेंस या मॉडल एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं कर सकते। वुड ड्राइव, तो ये नहीं आ सकता। हमें किसका यूज करना है? सेकंड फॉर्म का। तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रॉ। करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर वुड आ रहा है, तो इफ के साथ इधर को क्या आएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और देखिए, इफ ही his best, he would succeed in his endeavors यदि वह अपना अथक प्रयास करता तो वह अपने प्रयत्नों में सफल हो जाता। फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिख दिया ट्राइज, विल ट्राई, वुड ट्राई, और डी पर ट्राइड। देखिए, अगर यहां पर विल दिया हुआ होता, सेल विल, तो आपको पता है इफ के साथ हम किसका यूज करते? प्रेजेंट सिंपल का। लेकिन यहां पर वुड दिया हुआ है, तो वुड है, तो यहां इफ के साथ क्या आएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए ये आंसर नहीं आ सकता। इफ के साथ मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स का यूज होता नहीं है, तो हमें क्या आंसर देना है? ट्राइड। क्या लिखना है? ट्राइड। अब यहां नोट डाल लें आप। हम सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये मैंने बी लिख दिया, यहां पर मैंने बी लिख दिया, और यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया? बी। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, अब ब्रिटिश इंग्लिश में नियम होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस इमेजिनरी कंडीशन को प्रकट करे, काल्पनिक स्थिति को, तो हमें बी की सेकंड फॉर्म के रूप में कभी भी वॉज का यूज नहीं करना है, बल्कि हमेशा वर का प्रयोग करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। तो देखिए, ये लिख लिया आपने। अब लिखेंगे आप बी की सेकंड फॉर्म होती है, चलो एक बार यहां से लिखो। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर, परंतु यदि कोई सेंटेंस इमेजिनरी कंडीशन को प्रकट करे, परंतु यदि कोई सेंटेंस इमेजिनरी कंडीशन को प्रकट करे, तो हमें बी की सेकंड फॉर्म के रूप में केवल वर का प्रयोग करना चाहिए। वर का प्रयोग करना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल। देखिए, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप इजीली घर पे अपना टाइम वेस्ट न करते हुए साथ में बैठ जाइए
और अपने रजिस्टर में नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और अब समय धीरे धीरे बदल रहा है और आप धीरे धीरे इसी के अभ्यस्त हो जाइए। यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, ऐप पर पढ़ने के अभ्यस्त हो जाइए, क्योंकि जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो धीरे धीरे ऐप पर जुड़ते जा रहे हैं। अगर कंडीशनल में मैं आपको अभी एक्सरसाइज करवाऊंगा, इसके बाद कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए आप मेरे पास भेज सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको ईजिली आप रख सकते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, बी की सेकंड फॉर्म वैसे तो वाज होती है, आवाज भी होती है, वर्ब भी होती है। अब देखो मैंने ये लिखा है एक सेंटेंस, सबको पता है कि आई के साथ वाज आता है और ही सी इट के साथ भी वाज आता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ही बी इन दिल्ली 2 days अगो, 2 दिन पहले वह दिल्ली में था। अब अगो आ रहा है और अगो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, 10 दिन पहले, 10 days अगो, 5 years अगो, 5 साल पहले। और अगो आता है तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर। तो यहाँ ही के साथ हमने किसका यूज कर दिया, वाज, क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं इफ ही बी अ डॉग, देखिए काल्पनिक स्थिति, आप कुछ भी बन सकते हैं। इफ ही बी अ डॉग ही वुड बाइट यू, यदि वह कुत्ता होता तो तुम्हें काट लेता। अब यहां पर क्या दिया है, वुड दे रखा है और मुझे पता है कि इधर को वुड आ रहा है, तो यहां पर एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो होता तो वेंट कर देता, प्ले होता तो प्लेड कर देता, लीव होता तो लेफ्ट कर देता, मेक होता तो मेड कर देता। इस बार वर्ब क्या पूछी गई है, बी। और मुझे अच्छे से पता है कि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर। और मैंने कहा कि यदि हम इफ के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो हमेशा इमेजिनरी कंडीशन को प्रकट किया जाता है, और इमेजिनरी कंडीशन में कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, वर्क। देखो यहाँ ही के साथ वाज आ रहा था और यहाँ ही के साथ वर आ रहा है। ये कारण क्या है, क्योंकि ये किसको प्रकट कर रहा है, इमेजिनरी कंडीशन को प्रकट कर रहा है, इस वजह से। और देखिए आप, इफ a bird he would fly in the sky। चलो आप बताइए, विल भी आंसर हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं उनके साथ कभी भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। वुड हो सकता है, वुड भी नो। इज हो सकता है, नहीं। वाज हो सकता है, नो। तो हमें क्या आंसर देना है, वर, क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। पता है आपको, यहाँ वुड दे रखा है, वुड दे रखा है, तो इसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म आएगी तो किसको प्रकट किया जाएगा, इमेजिनरी कंडीशन को एक्सप्रेस किया जाएगा। और इमेजिनरी कंडीशन में हमेशा किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। ठीक है, और देखिए आप, शी विल पनिश हिम इफ ही बी लेट। और मैंने कहा कि सी वुड पनिश हिम इफ ही बी लेट। देखो बी यहां भी दिया हुआ है, बी यहां पर भी दिया हुआ है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि यहां क्या दिया हुआ है, विल। और मैंने आपको लिखवा चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं कि यदि मेन क्लॉज में कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सेल विल दिया हुआ है तो हमें इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम, तो ही के साथ मैंने क्या लिख दिया, इज। मैंने आपसे कहा कि यदि वुड दे रखा है तो हम इफ के साथ मेन वर्ब की क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज। और यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म पूछी गई है, बी। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर। परंतु इमेजिनरी कंडीशन में हम कभी भी वाज का प्रयोग नहीं करते हैं,
हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला पार्ट है, हम नेक्स्ट कंडीशनल का थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा।